अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुदस्सिर इकबाल है और मैं एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट हूँ। आज हम हाज़िर हुए हैं एक वीडियो के साथ जिसमें हम डिस्कस करेंगे पीपीएससी के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि पीपीएससी के थ्रू दोबारा से 150 सीटें अनाउंस हुई हैं स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर में। तो ये पूरे पंजाब की सीट्स हैं। तो उसकी तैयारी के लिए कौन-कौन से फैक्ट्स आपको मतलब सामने रखने चाहिए तैयारी करते हुए, तो वो उन चीज़ों के बारे में मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि कौन-कौन सी बुक्स आपने पढ़नी हैं और कौन-कौन से फैक्ट्स आपने ड्रेसिंग किस तरह की होनी चाहिए, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करूँ, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अच्छा, तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में एक तो ये चीज़ है, काफ़ी लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि हमारा टेस्ट होगा या इंटरव्यू होगा। अच्छा, टेस्ट उस सूरत में होता है हमेशा, टेस्ट का डिपेंड करता है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पे, कि जब आपकी एक सीट पे 5 से ज़्यादा कैंडिडेट एप्लीकेंट हों, मतलब एक सीट पे 5 से ज़्यादा कैंडिडेट एप्लीकेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट की 150 सीटें अनाउंस हुई हैं। अगर तो 750 750 से बढ़ जाता है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो हैं, एप्लीकेंट्स जो हैं, तो तब फिर टेस्ट अनाउंस होगा और फिर टेस्ट से फिल्टर होके लोग आएंगे और उनको इंटरव्यू के लिए कॉल जाएगी। अगर तो लोग इससे कम हैं तो फिर जो है ना डायरेक्ट इंटरव्यू ही होता है। अब जैसा कि फॉर एग्जांपल 150 सीट्स हैं, तो अभी तक एप्लीकेंट, आज लास्ट डेट है 6 मार्च लास्ट डेट थी अप्लाई की। तो अभी तक जो है टोटल कैंडिडेट मुझे लगता है ऑलमोस्ट ये हो भी जाएं तो ज़्यादा 140 या 150 हो जाएंगे टोटल कैंडिडेट्स। तो ये तो मतलब उस नंबर को नहीं मैच करते, तो इसीलिए अब डायरेक्ट इंटरव्यू ही होगा। अच्छा, अब इंटरव्यू के लिए आपने किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है? अब क्योंकि एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपको क्लिनिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा होना चाहिए और फिर आपका क्लिनिकल एक्सपोजर भी होना चाहिए, मतलब आपका क्लिनिकल वर्क अच्छा होना चाहिए। तो सब लोगों को मेरी ये एडवाइस है कि आप लोग अपना क्लिनिकल वर्क ज्वाइन करें और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें क्लिनिकल वर्क को, क्योंकि ये प्रैक्टिकल वर्क पे ज़्यादा बेस करती है हमारी फील्ड जो है। तो और सारे क्वेश्चंस भी हमारे प्रैक्टिकल वर्क के बारे में होते हैं। अच्छा, दूसरा, हमारे एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट को एक ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है कि अगर तो हम मॉर्गन पढ़ेंगे तो हम एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट बनेंगे, अगर मॉर्गन नहीं पढ़ी तो आप एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट ही नहीं है, या आप शायद पता नहीं मॉर्गन को पढ़ने को एक यहाँ पे ना वो जैसे होता है कि बंदा वो स्टार कैटेगरी में आ जाता है। लाइक इस तरह का कुछ नहीं है। जहां से आपको अच्छा नॉलेज मिलता है, जो आपको समझ आए, आप वो बुक पढ़ें। बहुत अच्छी और इजी वर्डिंग में लिखी हुई बुक्स हैं। अजय यादव है, बहा अल शेख है, और बड़ी कंप्लीट बुक्स हैं। बहुत अच्छे अच्छे सिनेरियो टाइप क्वेश्चंस हैं वहां पे, सारी चीजें बहुत इजीली वहां पे एक्सप्लेन की गई हैं। आप वो बुक पढ़ें जो आपको समझ आए। जरूरी नहीं है कि आप मॉर्गन पढ़ें या स्मिथ पढ़ें, बिल्कुल भी ये कहीं पे ऐसी बात नहीं लिखी हुई। अच्छा, एक और बात मतलब ये है कि और फिर आप अपने शॉर्ट रिव्यू के लिए ब्रिगेडियर सलीम के नोट्स हैं 15 लेक्चर्स, वो भी बहुत अच्छे लिखे हुए हैं, आप वो पढ़ें, आपका रिव्यू भी अच्छा हो जाएगा। उसके साथ साथ आपने प्रैक्टिकल वर्क पे बहुत फोकस करना है। और फिर एक और बात होती है कि आपने कॉन्फिडेंट रहना है इंटरव्यू के दौरान। हाँ बिल्कुल, कॉन्फिडेंस जो है हमेशा नॉलेज से आता है। तो आपका जब अपनी फील्ड पे कमांड होगी आपकी, तो तभी आप जो है मतलब आप कॉन्फिडेंट होंगे। अब हमारे यहाँ का इशू ये है कि हमारे जितने भी पेरिफेरीज के हॉस्पिटल हैं, टीएचक्यू या डीएचक्यूज, वहां पे सिर्फ स्पाइनल एनेस्थीसिया है। तो जितने भी लोग वहां पे काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मसला होता है कि वो बहुत टाइम से जनरल एनेस्थीसिया से दूर हैं, तो वो सारी एसओपीज बंदा भूल जाता है, वो सारे प्रोटोकॉल्स भूल जाता है और वो स्टेप्स भूल जाता है, बंदे को नहीं सही से याद रहते। अब जो इंटरव्यू है वहां पे तो आपसे सारी स्पेशल सर्जरीज के बारे में पूछा जाता है। खास तौर पे जो फोकस की जाती हैं सर्जरीज,
उसमें नंबर 1 पे न्यूरो सर्जरी, नंबर 2 पे कार्डियक सर्जरी, नंबर 3 पे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी और ट्रांसप्लांट्स के बारे में काफ़ी क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो आपने इन 4 सर्जरीज को फोकस करते हुए, और बहुत अच्छी बात होगी कि अगर आपको इन 4 सर्जरीज में से किसी एक की रोटेशन मिल जाती है कहीं ना कहीं। बेशक अगर आप कहीं पे जॉब भी कर रहे हैं तो आप कहीं पे रिक्वेस्ट करके आप कहीं 1 महीने की या 15 दिन की आप रोटेशन कर लें, ताकि आपको उनके प्रोटोकॉल समझ आ जाए इन चारों सर्जरीज की। अच्छा, दूसरी बात, अब जो एग्जामिनर वहां पे बैठा होता है वो आपसे ही आपने उसे अपने इंट्रोडक्शन में बताना है कि मैं आजकल किस सर्जरी में काम कर रहा हूं। जब आप इन 4 स्पेशल सर्जरीज में से किसी एक का नाम लेंगे तो वो बिल्कुल ही आपसे सिर्फ इसी सर्जरी के बारे में पूछेगा। वो आपसे किसी और सर्जरी के बारे में अगर पूछेगा भी तो एक दो कोई क्वेश्चन पूछ लेगा, ज्यादा नहीं पूछेगा, लेकिन वो ज्यादा आपसे इसी के बारे में पूछेगा, क्योंकि ये उन 4 स्पेशल सर्जरीज में से है जो कि मतलब सबसे कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं। तो आपने जो है किसी एक ऐसी सर्जरी का के बारे में बताना है जिस पर आपको पूरी तरह से कमांड हो। अब आगे भी वो प्रोफेसर्स बैठे हैं, उन्होंने आपसे मतलब ऐसे तो पूछना नहीं है, या आप उन्हें कोई भी बात बता देंगे तो वो मान जाएंगे आपकी बात। मतलब आपने ऐसी सर्जरी जिस पे आपको पूरी कमांड हो, आपने उसके बारे में बताना है, ताकि वो आपसे कोई भी क्वेश्चन करें फिर आपको उसके बारे में आइडिया हो। वो उसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसकी इंडक्शन है, या इंट्रा ऑप फेज है, या पोस्ट ऑप फेज है, वो सारी चीजें आपने उसमें कवर करनी है। और दूसरा, आपने इक्विपमेंट्स के बारे में तो आपका नॉलेज होना ही चाहिए। हमारे जितने भी एनेस्थीसिया के इक्विपमेंट्स, एनेस्थीसिया मशीन, सिलेंडर्स, ये सब चीज़ें, इनके बारे में तो आपको वैसे ही नॉलेज होना चाहिए। और हमारी जो ट्रॉलीज होती हैं, इमरजेंसी ट्रॉली, और मैंने ये सारी चीज़ें अपनी पहले वाली वीडियोस में की हुई हैं। इमरजेंसी ट्रॉली में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इमरजेंसी ड्रग्स कौन कौन सी हैं, उनकी डाइल्यूशंस क्या हैं, वो सारी ये सब चीज़ें मैंने अपनी पहली वीडियोस में एक्सप्लेन की हुई हैं। तो ये सब चीज़ें आप लोगों ने कवर करनी है। तो और जब बंदे के पास अच्छा नॉलेज होता है, अच्छा बैकग्राउंड नॉलेज होता है, तब आप कॉन्फिडेंट रहते हैं। अच्छा, एक और बात है, मतलब आपने इंट्रोडक्शन की बात हुई है ना, इंट्रोडक्शन भी आपने मतलब आप एक इंट्रोडक्शन बना लें 2-3 लाइंस का, वो इंग्लिश में बना लें, लेकिन आपको उस पर अच्छी तरह से कमांड होनी चाहिए। अगर आप फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में बात करना चाह रहे हैं तो वो आपका ऐसा रट्टा हो कि फिर आप ये लाइक इस तरह से ना करें जैसे पाकिस्तानी लोग करते हैं, या इस तरह से, लाइक इस तरह का कुछ ना हो। आपका एक फ्लुएंट आपकी स्पोकन हो उस टाइम पे। तो वो बेशक आप एक मतलब 2-3 लाइंस का बना लें, उसे रट्टा लगा लें, और वो वहां पे जाके आपने बयान करना है। और आपका जब इंट्रोडक्शन अच्छा होगा तो इंशाल्लाह, और वो सर्जरी के बारे में जिस तरह से मैंने बताया है तो बताएंगे, तो आपसे उसी सर्जरी के बारे में ही ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। और 2-4 क्वेश्चन कोई इधर उधर के पूछ लेंगे तो मतलब कि कोई बात नहीं है। वो तो बंदा अगर 2-3 क्वेश्चन की तो वैसे भी इजाजत होती है, अगर स्किप भी हो जाते हैं तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, और इंट्रोडक्शन में लाइक जैसे होता है ना, मतलब मेरा जो पर्सनल था वहाँ पे इंटरव्यू, तो मेरा इंट्रोडक्शन ये था, क्योंकि मैंने एक तो पहली बात मतलब इंग्लिश में बात की थी लेकिन याद किया, लेकिन आप सिंपल रखें, ज्यादा चीजें आपने नहीं बतानी। लाइक माय नेम इज मुदस्सिर इकबाल, आई एम बेसिकली फ्रॉम कोटादू, जहाँ से भी आप लोग हैं, और आई एम वर्किंग इन निश्तर हॉस्पिटल, या जहाँ भी आप काम कर रहे हैं। इतना काफी होता है उन्हें बताने के लिए। और आपने वही मतलब स्पेशल सर्जरी के बारे में बताना है तो वही उसको ऐड अप करते हैं उसके अंदर। तो बाकी ये चीजें आपने नहीं बतानी कि मेरे बाबा क्या करते हैं, मेरे भाई क्या करते हैं, या कुछ भी ऐसा, ये मेरी अर्ली एजुकेशन कहाँ की थी। क्योंकि जितना लंबा आपका इंट्रोडक्शन होता है वो बंदे को कंफ्यूज करता है, या वो मसला होता है ना, जाहिर है, उसे याद करने में। तो ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन रखें, और मतलब आपने फिर उसके बाद इंशाल्लाह आपके लिए बेस्ट ऑफ लक सबके लिए, कि अल्लाह पाक आप सबके लिए आसानियां करे और सब लोग सिलेक्ट हो जाएं। अच्छा, आप और बाकी तैयारी के बारे में मजीद भी कोई क्वेश्चन करना चाहता है, या मतलब कुछ भी, अगर किसी भी तरह की कोई हेल्प रिक्वायर है तो कमेंट करें या कांटेक्ट करें मुझसे, जैसे भी आप लोगों को फिजिबल हो। तो मैं हाजिर हूँ आप लोगों के लिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।